So good morning all of you. This is जयदेव तिवारी, जबलपुर से हूँ. आप सबको वेलकम करता हूँ आज हमारी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मीटिंग में. और हमारे बीच में आज जो आने वाले हैं वो आ चुके हैं. हमारे ट्रेनर हमें ज्वाइन कर चुके हैं. मैं रिक्वेस्ट करूँगा सूरज सर प्लीज हैंड रेज करेंगे सो दैट हम आपको को होस्ट बना सकें. अनूप सर. हाँ जी. सूरज चिमने सर हैं सर इसमें. किस नाम से है? SOO है, SU है क्या? नहीं, SURAJ. सूरज चिमानी. ओके, आप भी बना सकते पोस्ट, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया. यस, ही इज पोस्ट. You can invite him. Yes, great. Thank you, Anup sir. तो here we are and आज हमारे स्पीकर का आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, बट उसके पहले आज इस मीटिंग को बुलाने का सबब बताता हूँ आपको. देखिए अभी जस्ट एक न्यूज़ फ्लैश हुई है सारी मीडिया में एंड हमें ये पता चला है कि बहुत सारी चीज़ों की प्राइसिंग हाइक हुई है जो किसान को हमेशा लगती है, राइट. तो लागत बढ़ती चली जा रही है, ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है. 1200 की बोरी अभी शायद 1900 हो गई एंड पता नहीं और क्या आएगा. NPK भी महंगा हुआ, ऐसी भी एक लिस्ट आई है ना. तो आज की डेट में एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत जरूरी है. और हमारे पास में ऐसे प्रोडक्ट्स पहले से हैं एंड वो सक्सेसफुली टेस्टेड हैं. आज जिन्होंने भी यूज किया हुआ है वो उसकी टेस्टिमनी देंगे यहाँ पर. इनफैक्ट प्रेजेंट हैं ऐसे कुछ लोग, हमारे कुछ यूजर्स जो जबरदस्त टेस्टिमनी आपके साथ शेयर कर सकते हैं. मुझे अगर पर्सनली चैट मैसेज में दे देंगे तो मैं आपको उनका एक्सपीरियंस भी सुनाऊंगा, राइट, अगर कोई शेयर करना चाहता है तो. बट अगेन हम सेशन शुरू करने के पहले हमारे बीच में जो एग्री ट्रेनर हैं ये वेस्टीज से हैं, मिस्टर सूरज चिमाने. एंड ये पूरे वेस्ट जोन के इकलौते पर्सन हैं जो मतलब जबरदस्त नॉलेज रखते हैं. हम लोगों को बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में आज जानकारी देने वाले हैं जो हमारे ऑर्गेनिक क्रॉप. मतलब द थिंग इज, जब हम बात करते हैं खेती की, है ना, तो 3-4 हर्डल्स सामने आते हैं. सबसे पहला, किसान नहीं तैयार होता क्योंकि उसने सालों से यूज किया हुआ होता है यूरिया, DAP और केमिकल खाद, पेस्टिसाइड्स, नींदनाशक और जमाने भर की चीजें. वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती हैं, वो उसको उधारी पे भी मिल रही होती हैं, है ना. फिर हमारी क्यों सुने, राइट. तो आज मैं आपको बताता हूँ 3-4 फायदे. देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी, अगर ये रेट हाइक्स रेगुलर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि वो शायद बंद करना चाहती है यूरिया, DAP का अधिकतम यूज, है ना. शायद, मे बी, आई डोंट नो. पर हाँ, महंगे तो हो रहे हैं, है ना. इवन यहाँ तक हो रहा है कि अब जो 1.5 बोरी और 1.25 बोरी DAP डाला करते थे 1 एकड़ पे, वो अब रीथिंक करने लगे हैं कि क्या हम इतनी क्वांटिटी फिर से डाल पाएंगे, है ना. वो बोल रहे हैं कि अब हम क्वांटिटी घटाना चाहते हैं, अब हम इससे बचना चाहते हैं. अगर आपको रिप्लेसमेंट मिले तो किस कॉस्ट पर, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले इकोनॉमिकल कॉस्ट पर, इकोनॉमिकल फ्रंट पर, नंबर 1. दूसरा, ऑर्गेनिक, यानी आपकी जमीन के लिए बहुत अच्छा. तीसरा, आपका एवरेज या तो उतना मिले या बढ़ के मिले, यानी आपको एवरेज का नुकसान भी नहीं हो, आपकी जमीन खराब नहीं हो रही, इनफैक्ट अच्छी हो रही है. दूसरा, आप ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हो, आप कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन अपना रहे हो, और मतलब हर तरह से अगर फायदा मिले, एवरेज भी ना घटे, तो कैसा रहेगा, है ना. कमिंग सीजन धान का है और हम सब उसकी तैयारी भी कर रहे हैं. तो चलिए आज उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं को बुला लेते हैं. तो आप सबकी हेल्प से, आप सबकी क्लैपिंग्स के बीच से मैं इनवाइट करूंगा
Mr. Suraj Chemane sir. Suraj sir, please welcome. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Your morning. voice is clear and loud. Okay, so I hope मेरी voice जो है आपको क्लियर तरीके से आ रही है. ओके, तो आपने यहाँ पे एक बहुत अच्छा मतलब जो किसान भाई होता है उनके लिए आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पे सीख दे दी कि गवर्नमेंट जो है वो अभी धीरे-धीरे केमिकल फर्टिलाइजर को अभी कम करना वहाँ पे स्टार्ट कर रही है. आई डोंट नो आप में से कितने किसान लोगों को मालूम होगा, अगर पहले मतलब जब यूरिया डीएपी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, यूरिया का जो बैग होता था वो 50 केजी का आता था, राइट. लेकिन वो 50 केजी को कम करके अभी गवर्नमेंट ने उसको 45-46 केजी तक अभी यूरिया का पैकिंग आना स्टार्ट हुआ है. और ये भी बहुत देखने को आया है कि ओवर यूज हम कर रहे हैं. मतलब अगर कोई चीज अगर हम हद से ज्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं तो आज एक ना एक दिन उसका साइड इफेक्ट्स जो है वो हमें वहां पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा. 100% आपको वहां पे देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है, जो हमारे वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसलिए रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं क्योंकि हमने जब भी हमारे किसानों के साथ बात होती है या फिर फार्मर्स लोगों के साथ बात होती है, पिछले 1-1.5 साल में एक ऐसी चीज जो खुद किसानों ने हमें बताई कि जहाँ पे पहले वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था. अब किसान का एक प्रॉब्लम ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर तो वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, उसके मुकाबले क्या उसकी पैदावार वहां पे बढ़ती है? आप अपने चैट बॉक्स में इसका सवाल जवाब जो है आप जरूर दीजिएगा. साइड बाय साइड आपके डाउट्स भी वहां पे क्लियर होते जाएंगे. जो भी किसान भाई हमारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जितना भी वो यूज करते हैं, एक चीज काफी टाइम से हमें देखा है, ऑब्जर्व भी किया है कि जिस तरीके से हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, इसमें 2 नुकसान है. एक तो पैदावार वही की वही होती है, ज्यादा पैदावार नहीं बढ़ती. और दूसरा है कि हम मान लो मिट्टी में हम जहर डाल रहे हैं, इतना केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं. तो आप मुझे बताओ केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना सही है या गलत है? क्या हमें हमारी मिट्टी का ख्याल नहीं रखना है? क्या हमें हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रखना है? तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल गलत है. केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो जितना ज्यादा आप इसको इस्तेमाल करोगे, हद से ज्यादा अगर कोई चीज अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आगे चल के उसके साइड इफेक्ट्स आपको वहां पे देखने को ही मिलेगा. 100% आपको देखने को मिलेगा. मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक फार्मर थे. उन्होंने जब मेरे से फर्स्ट टाइम बात किया था, तब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम ये बताई थी कि लगभग एक 10-15 साल हो गए उनकी जमीन जो है वो पूरे तरीके से बंजर बन चुकी है. ना तो उसमें एक सिंगल घास भी उगती है, इतनी टोटली जमीन जो है वो बंजर थी. तो उसने उन प्रॉब्लम के ऊपर मुझे सॉल्यूशन पूछा. तो बस मैंने उनको यही बोला कि आप सबसे पहला काम करो, अपनी मिट्टी को ठीक करो. जब मिट्टी ठीक हो जाएगी, चाहे बाद में आप उसमें कौन सी भी फसल जो है आप उसमें लगा सकते हो. तो उस किसान ने लगभग महीने में 1 या 2 बार ऐसे कम से कम 6-7-8 महीने तक उसने कंटिन्यूअसली उसमें ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स हो या फिर हमारे जितने भी बायो प्रोडक्ट्स हैं, उसका इस्तेमाल करना वहां पे स्टार्ट किया. और जब उसका सडनली एक दिन मुझे कॉल आया कि बोला सर आपने जो प्रोडक्ट्स बताए थे वो मैंने सही तरीके से इस्तेमाल किए. आज वो फार्मर उस मिट्टी में हर तरीके की फसल लेता है. वहां पे हर तरीके की, इवन वो उसमें प्याज होती है, लहसुन होता है, मक्के की फसल होती है, ज्वार होती है. हर तरीके की फसल उसमें होती है. तो ये बहुत जरूरी है. यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव फीडबैक ये मिला कि अगर आप मिट्टी पे काम करोगे, मिट्टी को अच्छा करने की कोशिश करोगे,
तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप उसमें फसल जो है वो ले सकते हो। और हमारे प्रोडक्ट की एक खासियत है कि अगर आप जो मिट्टी को सुधारने वाले प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैं बात कहूँ ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, ह्यूमिक लिक्विड की, एग्री 82 की, अगर आप इनको ज्यादा भी इस्तेमाल करोगे तो मिट्टी खराब होगी क्या उससे, अगर हम इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा भी इस्तेमाल करते हैं तो? अगर हम इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मिट्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। उल्टा जितना ज्यादा आप इसको इस्तेमाल करते रहोगे उतना हमारी मिट्टी जो है वो अच्छी बनती रहेगी वहां पे। तो यहाँ पे आज हम धान की फसल के ऊपर देखेंगे, क्योंकि अभी उसका सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो पहले से ही हम उसको प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि जब मेन सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो हमें काम करने में मजा भी आएगा। और मजा इसलिए आएगा क्योंकि किसान जो है, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, किसान जो है, जो किसान अपनी पूरी लाइफ खेती बाड़ी करता है, उन किसानों के साथ जब हमारी बातचीत होती है, जब किसान के तरफ से हमें फीडबैक ये मिलता है कि सर इतना टाइम हो गया हम खेती करते हैं, लेकिन इस तरीके का रिजल्ट ना तो हमें कभी देखने को मिला और ना हमने कभी इस तरीके के रिजल्ट लिए हैं। जिस तरीके का रिजल्ट आप लोगों की मेहनत से, वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स की मेहनत क्वालिटी से आज हमने उनको वो बेहतरीन रिजल्ट जो है आज हमने उनको वो ला कर दिया है। और पैदावार जो है, मैं यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, और किसान की जो पैदावार होती है वो इतनी बड़ी है, यानी मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई किसान डेली बेसिस पे, मतलब साल दर साल अपने वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता है, ये बात सामने निकल के आई कि उस किसान की पैदावार जो है 50%, 60%, इवन मैक्स टू मैक्स आप 80% तक आप किसान की पैदावार जो है वहां पे बढ़ी है, अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो। एग्रीकल्चर में बस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस, और नंबर 2 उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर ये दो चीजों पे आप फोकस करते हो, इन दो चीजों को आप पूरे तरीके से और अच्छे से आप सीखते हो, तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ आप यहाँ पे बात कह सकता हूँ कि किसान का वहाँ पे इनकम भी बढ़ेगा, आपको अच्छे रिजल्ट भी आएगी और आपका बिजनेस भी वहाँ पे ग्रो होगा। अक्सर जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो 2-3 चीजें ऐसे सामने निकल के आती है कि बहुत बहुत जनों की एक रिक्वेस्ट होती है कि हम इन प्रोडक्ट्स को याद कैसे रखें, राइट? हम इन प्रोडक्ट्स को याद कैसे रखें, हमें तो कुछ मालूम नहीं होता प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है आप इसको नोट करके रखो, हो सके तो डायरी पेन लेके इसको आप नोट करके रखो, क्योंकि होता क्या है जब आप सुनते हो 1 या 2 दिन में अगर आपसे कोई पूछता है तो फिर वही प्रॉब्लम होती है कि ह्यूमिक कब यूज करना है, ग्रेन्युअल कब यूज करना है, यही प्रॉब्लम जो है आपके सामने वो निकल के आती है। लेकिन अगर आपने इसको नोट करके रखा है डायरी में, तो ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। यानी जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को मिलने जाओगे, किसी फार्मर को आप वहां पे मिलने जाओगे, और अगर कोई किसान आपसे पूछता भी है तो भी आप उसको सही तरीके का जवाब आप दे सकते हो। और मेरा तो ये मानना है कि आज के कंडीशन में अगर सबसे ज्यादा एजुकेट और स्मार्ट अगर कोई है तो वो है किसान। जैसे हमारा मोबाइल जो है वो अपडेट मांगता है ना 6 महीने बाद, 1 साल बाद, उस तरीके से हमें भी वहां पे अपडेट होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी से अपडेट होना बहुत जरूरी है, जो नए नए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उससे अपडेट होना बहुत जरूरी है। अब इसको याद कैसे रखा जाए ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप में से हर कोई किसी का बर्थडे याद रखते हो आप? आप अपना हो, अपने फ्रेंड का हो, भाई का हो, जो भी आप उसका बर्थडे जो है आप वहां पे याद रखते हो। किसी की एनिवर्सरी हो वो हम याद रखते हैं। हमने कौन सा पिक्चर देखा था, हमने होटल में कब खाना खाया था,
ये यहाँ तक हम याद रखते हैं। वैलेंटाइन डे, इन डेज को भी हम याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? आज मेरा सवाल आप लोगों से है कि हम इन डेज को हम क्यों याद रखते हैं? उसके पीछे कारण क्या है? एनीथिंग? किसी की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, वैलेंटाइन डे है, हमने कौन सी पिक्चर देखी थी, कब देखी थी, कौन से होटल में हमने खाना खाया था, ये हम डेज को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि ये हमारे लाइफ में स्पेशल है। ये डेज जो है ये हमारे लाइफ में स्पेशल है, इसलिए हम इन दिनों को याद रखते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से अगर आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपकी लाइफ वहाँ पे चेंज होने वाली है, तो इन 8 प्रोडक्ट्स को हमें याद रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? ज़रूर हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए। अगर इन 8 प्रोडक्ट्स के कारण आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपके सपने वहाँ पे पूरे हो रहे हैं, तो ये 8 प्रोडक्ट्स हमारे लाइफ में स्पेशल है। और हम इन 8 प्रोडक्ट्स को अगर स्पेशल के नज़रिए से देखते हैं, तो विद इन अ सेकंड हम इनको याद रख सकते हैं, विद इन अ सेकंड। हमें आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है? अगर मैं आपको डायरेक्टली धान के ऊपर अगर ट्रेनिंग दूँ, तो कौन-सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, ये आपको समझने में थोड़ी वहाँ पे दिक्कत होगी। लेकिन अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट और वो प्रोडक्ट किस चीज़ पे काम करता है, ये अगर मैं आपको यहाँ पे शुरुआत में बताऊँ, तो कैसा रहेगा? आपको तुरंत याद भी रहेगा और आपके माइंड में वो फिट रहेगा। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, तो आप डायरेक्टली उनको आप वहाँ पे बता सकते हो। 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। जो हमारे वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स है, उनको 3 कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया है, ताकि जब हम फील्ड में जाते हैं, जब भी हम किसी फार्मर को मिलते हैं, उनसे बात करने में, उनसे समझाने में हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इसको अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। अब ऑलमोस्ट आपके मैं 80 टू 90% डाउट्स यहीं पे क्लियर कर दूँगा, इसी स्लाइड के इसी 8 प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो डाउट बचते हैं हम धान की ट्रेनिंग होने के बाद उस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे देखो पहली कैटेगरी आती है प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी क्रॉप्स को, हमारी फसल को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। हिंदी में अगर बात की जाए तो फसल की सुरक्षा करना, सिंपल। प्रोटेक्शन यानी फसल की सुरक्षा करना। अब देखो इसमें एक प्रोडक्ट आता है, अक्सर इस प्रोडक्ट में ना बहुत जन इसमें गलती करते हैं, और वो गलती क्या है कि हमारे पास वेस्टीज में कीटनाशक नहीं है। वेस्टीज में हमारे पास कीटनाशक और खरपतवार नाशक नहीं है। ये 2 चीजें हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन आम तौर पे जो फसल में फंगस की बीमारी आती है, फफूंद से होने वाली जो बीमारी आती है, उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोडक्ट है, एग्री प्रोटेक्ट के नाम से आता है। यानी अगर आपको प्रोटेक्ट को याद रखना है तो सिंपल तरीका है याद रखने का। जहां पे भी फसल में फंगस की बीमारी दिखाई देती है, फफूंद से होने वाली जो फंगस की बीमारी होती है, अगर ऐसी कोई बीमारी आपको वहां पे दिखाई देती है, तो सिंपल एग्री प्रोटेक्ट का वहां पे हमें इस्तेमाल करना है। ये पहली कैटेगरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी देखो क्या है, न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल जैसे हमें खाने की जरूरत होती है एनर्जी को पाने के लिए, उसी तरीके से फसल को भी एनर्जी चाहिए होती है। फसल को भी एनर्जी चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है, ताकि उसकी पैदावार वहां पे बढ़े, उसके अंदर वो ताकत रहे। तो इसमें ये 5 प्रोडक्ट काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 5 प्रोडक्ट काम करते हैं। उसमें पहला प्रोडक्ट आता है एग्री ह्यूमिक। ह्यूमिक का काम क्या है, यहाँ पे आप इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्री ह्यूमिक को आप हर एक प्रकार की फसल में, चाहे आप धान की बात करें, सोयाबीन की बात करें, मूंगफली की बात करें, जितने भी सारे क्रॉप्स आते हैं, जितने भी सारे, उन सारे क्रॉप्स में एग्री ह्यूमिक को हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि उस फसल की ग्रोथ हो जाए, वहां पे फसल का विकास हो जाए।
इसलिए हम वहां पे ह्यूमिक को इस्तेमाल करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, ह्यूमिक ग्रैन्युअल। जैसे सर ने बताया कि आजकल केमिकल फर्टिलाइजर के कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तो उस केमिकल फर्टिलाइजर की कॉस्टिंग को अगर हमें वहां पे कम करना है तो उसके लिए हमें वहां पे ह्यूमिक ग्रैन्युअल को यूज करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, बहुत। इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना, ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे मिट्टी में। जब तक खेत की मिट्टी अच्छी रहेगी, आने वाले समय में हर कोई किसान उसमें जो भी फसल लगाएगा वो उसमें सही तरीके से आएगी, अगर खेत की मिट्टी अच्छी है तो। खेत की मिट्टी को अगर हमें वहां पे अच्छा करना है तो ग्रैन्युअल्स एक इम्पोर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। एग्रीमॉस, अक्सर लोगों को एक सवाल आता है कि एग्रीमॉस को कब यूज करें। तो स्विच वर्ड जो होता है, यानी जैसे ही आपको फसल में फूल दिखाई देते हैं वहां पे हमें एग्रीमॉस को यूज करना है। जैसे ही फसल में फूल दिखाई देते हैं, अब धान की फसल में देखो बालियां जब आती है, बालियां निकलने का जब समय शुरू होता है, तब हम वहां पे एग्रीमॉस को यूज करा सकते हैं। आपके यहाँ पे सोयाबीन की फसल बहुत ज्यादा होती है, सोयाबीन में जब फूल आना शुरू होता है तब हम वहां पे एग्रीमॉस को यूज कर सकते हैं। अब देखो, हमने फसल की ग्रोथ की, उसके बाद उसमें फूल आना शुरू हो गए। फूल आने के बाद क्या बनेगा उसमें? फ्लावर्स आने के बाद क्या बनेगा? फल बनेगा। तो जो हमारा फल बनेगा, उस फल की हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए, उसका हमें वहां पे आकार सही होना चाहिए, उसके लिए नैनोटेक काम करता है। उसके लिए नैनोटेक काम करता है। और जो हमारा फल बनेगा उस पर चमक लाने के लिए एग्रीगोल्ड वहां पे काम करता है। आप देखते हो ना मार्केट में, अगर हम कोई वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो जब जहां पे सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्टिव दिखे कोई भी सब्जी, टोमेटो की बात की जाए तो टोमेटो डार्क रेड कलर के होने चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी फीकापन होता है तो हम वहां पे उस फल को खरीदते नहीं है। तो चमक लाने का काम एग्रीगोल्ड वहां पे करता है, टॉनिक के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी कैटेगरी एक है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर यानी जो भी हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, उस दवाइयों को एक्टिव करने के लिए और अच्छे तरीके से काम करने के लिए एग्री-T2 हमारा वहां पे काम करता है। यहाँ पे देखो किसानों के साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हम कोई दवाई पानी में मिक्स करते हैं, तो वो पानी में सही तरीके से मिक्स नहीं होती। और होता क्या है, जब हम इसका कोई फसल पे स्प्रे करते हैं तो हमें रिजल्ट वहां पे ठीक तरीके से नहीं मिलता। तो किसानों को वहां पे बार बार 2-3 बार एक्स्ट्रा स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है। तो किसान का भी खर्चा वहां पे कम हो, किसान को जो भी वो स्प्रे करता है उसको रिजल्ट अच्छी तरीके से मिले, इसके लिए एग्री-T2 वहां पे काम करता है, दवाइयों को पानी के साथ सही तरीके से मिक्स करने के लिए। राइट, ये मैंने आपको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी थी। अब धान के ऊपर जब हम देखेंगे, आपको सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएगी। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपका यहाँ पे मैंने 80 to 90% तक का जो मेन काम था प्रोडक्ट के ऊपर, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि ह्यूमिक को कब यूज करना है, नैनोटेक को कब यूज करना है, मॉस को कब यूज करना है, 82 को कब यूज करना है। अब हम बात करते हैं धान के ऊपर। आपको मालूम होगा अगले महीने से धान का सीजन स्टार्ट हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया राइस की फार्मिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में की जाती है। सबसे ज्यादा मतलब 3 फसल की फार्मिंग जो है ये खरीफ के मौसम में, एक तो धान की फसल, दूसरा सोयाबीन और मूंगफली और कॉटन एक, ये 4 ऐसी प्रमुख फसल है जो बहुत ही बड़ी मात्रा में हर कोई किसान इसको लगाता है, हर कोई किसान। और अगर इन 4 फसल पे हमने पूरा नॉलेज लेकर अगर हमने सही तरीके से प्रोडक्ट इस्तेमाल किया
यहाँ पे डबल बेनिफिट है, किसान का भी वहाँ पे फायदा होगा, किसान की पैदावार भी वहाँ पे बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बिजनेस भी एग्रीकल्चर पे काफी अच्छे तरीके से ग्रो होगा। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हमने पिछले साल भी यूज किया था। पिछले साल भी हमने सेम तरीका अपनाया था, हमने धान के ऊपर ट्रेनिंग्स की थी, हर एक फसल के ऊपर की थी। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट हमें वहां पे देखने को मिले। अब चलो बात करते हैं धान के ऊपर। सबसे पहला होता है धान का बीज। बीज जो होता है उसको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। जो हमारे धान के बीज होते हैं उसको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट इसलिए करना है ताकि उसका अंकुरण भी हो जाए और दूसरा उसमें कोई फंगस का रोग ना लगे। ध्यान से सुनना, सीड ट्रीटमेंट जो है, बीज उपचार बहुत जरूरी है ताकि बीज का जर्मिनेशन, बीज का अंकुरण अगर सही तरीके से हो गया और उस बीज में कोई फंगस का रोग नहीं लगा तो यहाँ पे किसान का नुकसान नहीं होता है। अगर मैंने इवन ऐसा प्रैक्टिकली बहुत बार देखा है कि कभी कभार हम जो बीज लगाते हैं वो बीज जर्मिनेट ही नहीं हो पाता, अंकुरित ही नहीं हो पाता, या फिर उस बीज में और कोई फंगस की बीमारी लगती है और उसके कारण वो खराब हो जाता है। और शुरुआत में अगर किसान को नुकसान होता है वहां पे, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पे हमें दो चीजों पे फोकस करना है, एक किसान का नुकसान ना हो और जो भी किसान धान के बीज लगा रहा है उसका अंकुरण सही तरीके से हो और वो खराब ना हो। तो इसीलिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। अब बीज उपचार में दो प्रोडक्ट यूज करना है, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया, एग्री ह्यूमिक काम करता है बीज का जो अंकुरण होता है वो अच्छे तरीके से करने के लिए, और एग्री प्रोटेक्ट वहां पे काम करता है जो हमारे बीज आते हैं उसको फंगस, फफूंद से होने वाली जो बीमारी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एग्री प्रोटेक्ट वहां पे काम करता है। मात्रा एकदम स्पष्ट है, एकदम सिंपल तरीका है यूज करने का। एग्री ह्यूमिक 5 ml, एग्री प्रोटेक्ट 10 ग्राम फॉर 1 kg सीड्स, यानी 1 किलो बीज के लिए 5 ml ह्यूमिक, 10 ग्राम प्रोटेक्ट, ये हमारे वहां पे क्वांटिटी लगेगी। अब देखो, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। सपोज मैं एज अ किसान, ठीक है, मैं एज अ किसान आप लोगों से पूछता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे 20 kg धान के बीज है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे 20 kg धान के बीज है तो उसमें हमें एग्री ह्यूमिक कितना इस्तेमाल करना है और एग्री प्रोटेक्ट कितना इस्तेमाल करना है। फटाफट आप चैट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए ताकि यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। अक्सर हम डोज में गलती करते हैं। मैं सवाल आपके लिए दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। फॉर 1 kg सीड्स, 1 किलो बीज के लिए 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट लगता है। तो 20 kg के लिए कितना लगेगा? आपका मैथ स्ट्रांग है? स्कूल में हमने बहुत बार पढ़ा था। राइट, 20 kg सीड्स के लिए 100 ml ह्यूमिक और 200 ग्राम प्रोटेक्ट। तो ये हमेशा हमें वहां पे ध्यान में रखना है। जब भी अगर कोई आपसे पूछता है कितना यूज करना है तो ये तरीका आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, ये तरीका आप उनको बता सकते हो। 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट प्रति 1 किलो बीज के लिए। यहाँ पे हमने बीजों को उपचारित किया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, नर्सरी। जो हम धान की नर्सरी लगाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नर्सरी में हमें पहले से तैयार करके रखना है। ऐसा ना हो कि आपने बीजों को उपचारित किया और फिर 2-3 दिन बाद आप नर्सरी को तैयार कर रहे हो, तो जो आपने बीज उपचार किया है वो खराब हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सरी। नर्सरी को आप वहां पे अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब किस तरीके से तैयार करना है ये मैंने आपको यहाँ पे ऊपर
कुछ पिक्चर्स ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। नर्सरी होती है एक छोटे से एरिया में हम वहाँ पे लगाते हैं। तो नर्सरी प्रिपरेशन में ग्रैन्युअल्स 2 केजी और 80 टू 50 ml, यानी एक काम करेगा मिट्टी को ठीक करने के लिए ग्रैन्युअल्स, और 82 काम करेगा जो भी हम ग्रैन्युअल को यूज कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से काम करने के लिए और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए 82 वहाँ पे काम करेगा। तो पहले पिक्चर में आप देख रहे हो वहाँ पे नर्सरी तैयार है। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हो वहाँ पे बीज की बुआई हो रही है। और तीसरे पिक्चर में आप देख रहे हो यहाँ पे छोटे-छोटे पौधे जो है वो निकल के आए हैं। राइट? तो आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप पिक्चर की तरफ देखो, पिक्चर की ओर देखो, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे। नर्सरी की तैयार अगर कोई किसान नर्सरी तैयार करता है तो 2 केजी ग्रैन्युअल और 80 टू 50 ml दोनों को एक साथ मिक्स करके नर्सरी में डालना है। और उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होगा कि जो अपने धान के बीज होते हैं जिसको आपने उपचारित किया होता है उसको हमें लगाना है, जैसे दूसरे पिक्चर में लगा रहे हैं। वहां पे आप देख रहे हो कुछ व्यक्ति जो है वो बीजों को वहां पे लगा रहे हैं। और तीसरे पिक्चर में होता है कि उसके छोटे छोटे पौधे निकल के आते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत जनों को एक सवाल होता है कि नर्सरी कितने एकड़ के लिए, कितना एरिया होता है। तो नर्सरी का जो एरिया होता है वो एकदम छोटा होता है। एक छोटे से जगह में हम वहां पे नर्सरी को लगाते हैं। अब आपकी यहाँ पे पौध तैयार हो गई। अब इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे मेन खेतों में। मेन खेतों में हम इसको अब इसकी हम रोपाई करेंगे। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा? रोपाई करने के बाद 20 से 50 दिन। देखो मैंने आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे डेज भी ऐड किए हैं, कितने दिनों तक हम इन प्रोडक्ट्स को हमें वहां पे यूज करना है। शुरुआत में 20 टू 50 डेज, 20 दिन से लेके 50 दिन तक। अब मेन फील्ड प्रिपरेशन में यहाँ पे 2 प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है ह्यूमिक ग्रेन्यूल और दूसरा आपको मालूम होगा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एक्वाजेल। ये काम क्या करता है देखो, एक्वाजेल जो है इसके बारे में आपको अगर एकदम सिंपल और शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना है तो 4 चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज है कि जहाँ पे पानी की कमी है, राइट, अभी मई का महीना चालू है, आपके यहाँ पे अगर कोई पानी की कमी आ रही है तो वहां पे आप एक्वाजेल को यूज करा सकते हो, पहला बेनिफिट। दूसरा, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है, अक्सर धान की फसल में पानी बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा पानी होने के कारण किसान जो है वो उसमें कुछ काम नहीं कर सकता। या फिर अगर किसान को कोई दवाई का स्प्रे करना है तो वो 15 लीटर की जो टंकी आती है उसको अपने पीठ पे लांद कर उसको चलना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे पैर धस जाते हैं। तो अगर आप वहां पे एक्वाजेल को यूज करोगे तो ये पानी को होल्ड करके रखेगा। एक्वाजेल को अगर पानी यहाँ पे यूज करोगे तो ये पानी को होल्ड करके रखेगा। ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो आप लोगों को मालूम होगा जब भी खेतों में बारिश होती है या फिर जहां पे भी बारिश होती है, बारिश के साथ साथ जो हमारी खेत की मिट्टी है वो भी पानी के साथ बह के चली जाती। आई होप आप में से बहुत जनों ने अपने बचपन में इवन अभी भी आपने देखा होगा, पिछले साल आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, बहुत ज्यादा बारिश आई थी। वहां पे हर किसान का जो खेत की मिट्टी है वो भी पूरे तरीके से पानी के साथ बह के चली गई थी। किसानों के खेत में इतना पानी था, जिन किसान के सोयाबीन की फसल की कटाई होनी थी वो पानी खड़ा होने के कारण उस फसल की वो कटाई नहीं कर पाए और वहां पे उनका नुकसान हो गया। तो पिछले साल हमारा उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं था, लेकिन थैंक्स टू वेस्टेज मैनेजमेंट इस साल उस प्रॉब्लम के ऊपर हमारे पास सोल्यूशन है। अगर खेतों में पानी खड़ा है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, सिंपल एक्वाजेल वहां पे यूज करो, पानी को होल्ड करके रखेगा, साथ साथ मिट्टी को भी होल्ड करके रखेगा। तो जब हम रोपाई करते हैं तब ग्रेन्युअल 5 किलो और एक्वाजेल 1 केजी 1 एकड़ के लिए
आप इसको किसी भी फर्टिलाइजर के साथ, किसी भी खाद के साथ आप इन दोनों को मिला के डाल सकते हो। नीचे एक और स्टेप्स है, दोनों में से कोई एक स्टेप भी अगर अपनाते हो तो भी चलेगा। अगर मान लो आपको स्प्रे करना पॉसिबल है तो स्प्रे में भी आप यूज करा सकते हो। अगर आपको स्प्रे करना है तो स्प्रे में भी आप यूज करा सकते हो। 15 लीटर पानी होता है, उसमें 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम नैनोटेक और 5 ml 82, इन तीनों को मिला के हमें वहां पे स्प्रे करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 तरीके बताए, दोनों में से कोई भी एक तरीका आप अपनाते हो, या तो आप अगर कोई किसान खाद इस्तेमाल करता है तो ग्रैन्युअल्स और एक्वाजेल यूज कराओ, या फिर किसान स्प्रे करना पॉसिबल है तो वहां पे स्प्रे में यूज करवाओ, राइट। लेकिन प्रोडक्ट्स वहां पे यूज होना बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ 82 को लेकर। 82 को लेकर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। देखो बहुत बार क्या होता है कि बारिश के मौसम में अक्सर जो भी हम दवाइयां स्प्रे करते हैं, पानी के जैसे ही आपने दवाई स्प्रे की और आधे 1 घंटे के बाद अगर बारिश हो गई, तो क्या उस दवाई स्प्रे करने का कोई फायदा है? मान लो अगर कोई किसान प्रोडक्ट्स का स्प्रे कर रहा है, कहीं कोई कीटनाशक है या फिर कोई फर्टिलाइजर को मार्केट से लाकर अपने खेतों में स्प्रे कर रहा है, और स्प्रे करने के लगभग आधे से 1 घंटे के बाद भी अगर बारिश होती है, तो जो किसान इतनी मेहनत करता है, इतना खर्चा करके स्प्रे करवाता है अपने खेतों में, तो वो तो पूरा वहां पे वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे किसान का बहुत बड़ा नुकसान है फिर, सही है कि नहीं? तो उस स्प्रे का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई ना कोई सॉल्यूशन वहां पे अवेलेबल होता है, बस हमें उस सॉल्यूशन को ढूंढना वहां पे आना चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपल कोई भी प्रोडक्ट के साथ आप 82 को वहां पे मिला के स्प्रे करवाओ। एग्री 82 को मिला के स्प्रे करवाओ। एग्री 82 को मिलाकर अगर आप स्प्रे करते हो और आधे से 1 घंटे के बाद भी अगर बारिश होती है, तो फिर भी यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसान का कोई नुकसान नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप 82 को मिलाते हो और इसका स्प्रे करते हो, पत्तों पर दवाइयों को सही तरीके से फैलाने में काम करता है। जैसे आप दवाइयों का पत्तों पे स्प्रे करोगे, दवाई तुरंत फैल जाएगी। और फिर अगर आधे से 1 घंटे के बाद अगर कोई बारिश होती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दवाई जो है वो ऑलरेडी पत्तों के अंदर पहुंच गई है। तो बताओ 82 कितना इंपॉर्टेंट है हर किसान के लिए। इवन वेस्टीज में हर एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रोडक्ट। तो दोनों स्टेप है, दोनों में से किसी एक तरीका भी अगर आप अपनाते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको उसमें दिखाई देंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप 4, यानी जब धान की फसल को 51 टू 80 डेज होते हैं, जब हमारी धान की फसल होती है उसमें 51 टू 80 डेज होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देखते हो, फोटो में आप देखते हो कि धान की फसल में बालियां निकलने का समय आ रहा है। छोटी छोटी आपको वहां पे बालियां दिखाई देगी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जहां पे भी फसल में फूल आते हैं वहां पे हमें एग्रीमॉस को यूज करना है। एक और चीज, आपके यहाँ पे धान की फसल होती है तो धान की फसल में आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, अक्सर बारिश के टाइम पे पत्तों पे आपको वहां पे सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट्स। देखो मैं आपको एक यहाँ पे पिक्चर भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को वो समझ में भी आ जाएगा। ये पहला पिक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे हो धान की पत्ते हैं, धान के पत्तों पे सफेद कलर के धब्बे आ रहे हैं। राइट, तो ये बीमारी अक्सर आपको बारिश के टाइम पे ज्यादा दिखाई देती है। अगर
आपको मालूम होगा कि धान की फसल में फंगस की बीमारी कैसी दिखाई देती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश में हम इसको ब्लास्ट बोलते हैं, ब्लास्ट, राइट। तो ये वाली बीमारी जो है अक्सर जब फसल में फूल निकलने का समय शुरू होता है तब आपको वहां पे दिखाई देती है। तो उस बीमारी को अगर हमें वहां पे कंट्रोल करना है तो हमारे पास प्रोटेक है, प्रोटेक वहां पे काम करेगा। और 82 तो हर दवाई के साथ आप इसको यूज करा सकते हो। 15 लीटर से 30 ग्राम प्रोटेक, 20 ml मॉस और 5 ml 82, इन तीनों को मिलाकर हमें वहां पे स्प्रे करना है। अच्छा, मैंने नीचे वाला तरीका बताया, देखो ऊपर वाला तरीका जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो धान, दूसरी एक पिक्चर मैंने ऐड की है जहां पे किसान खाद डाल रहा है। यहाँ पे होता क्या है कि जब धान की फसल में बालियां निकलने का समय शुरू होता है, घुटनों तक पानी होता है वहां पे, राइट, घुटनों तक पानी होता है। और अगर मान लो किसी किसान को ऐसी बीमारी दिखाई दे रही है पत्तों पे और उसको अगर वहां पे स्प्रे कराना है तो वो 15 लीटर का जो टैंक होता है उसको लेकर चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैर जो है वो धंस जाते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे ये वाले स्टेप में अगर एक्वाजेल यूज किया होगा तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। बताओ कैसे? देखो दोबारा एक बार सुनना। ये वाले समय में फसल में पानी बहुत ज्यादा होता है, घुटनों तक पानी होता है और किसान को उसमें चलना बहुत मुश्किल है, राइट। तो अगर ये वाले स्टेज में एक्वाजेल यूज किया होगा तो यहाँ पे फायदा होगा कि नुकसान होगा? राइट। तो आपको प्लानिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट। अगर ये वाले समय पे किसान का वहां पे खर्चा ना हो, उसको अंदर जाके काम भी वो कर सकता है, उसके लिए तैयारी जो है वो यहाँ से होनी चाहिए। प्लानिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लानिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्लानिंग किस तरीके से होती है, देखो यहाँ पे अगर आपने एक्वाजेल यूज किया है तो यहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पे आप आसानी से काम कर सकते हो। एक और चीज, एग्री एक्वाजेल का जो एक दाना है, सिंगल ग्रेन्युअल फॉर्म है, वो अपने वजन के 500 गुना पानी को होल्ड करके रखता है। कितना? 500 टाइम्स अपने वजन के। सिंगल दाना, सिंगल, मैं पूरे पैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल दाने की बात कर रहा हूँ। एक दाना अपने वजन के 500 गुना पानी को होल्ड करके रखता है। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में दूसरा सवाल आया होगा कि जब ये पानी को होल्ड करके रखता है तो जब फसल को पानी चाहिए होता है तो हम कैसे पानी दें, राइट। जब ये पानी को होल्ड करके रखता है और आपको जब फसल को पानी देना होता है तो एक्वाजेल ने जो पानी होल्ड किया होता है वो रिलीज करना चालू करता है, राइट। जो उसने पानी को होल्ड करके अपने अंदर खींच लिया होता है, धीरे धीरे वो उसको छोड़ना चालू करता है वहां पे। तो बताओ फसल में फसल को पानी की कमी होगी क्या फिर? और ऐसा नहीं है कि आप पूरा पानी एकदम से छोड़ता है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो पानी वहां पे रिलीज करना चालू करता है। इसीलिए मैंने आपको पिछले जब मैं बता रहा था तब मैंने आपको एक बात कही थी, इस प्रॉब्लम के ऊपर हमारे पास पिछले साल कोई सोल्यूशन नहीं था, लेकिन इस बार हमारे पास उस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन है। यस, ये फसल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा।
और अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो ये दोबारा पानी को होल्ड करके रखेगा। जितनी बार ये पानी के संपर्क में आएगा उतनी बार ये पानी को होल्ड करके रखेगा। और जब फसल को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, फसल को पानी रिलीज करना चालू कर देगा एज पर फसल की जो रिक्वायरमेंट होती है ना। अमेजिंग प्रोडक्ट। यस, घुटनों तक में पानी भी अगर होगा तो ये होल्ड करके रखेगा। मैंने आपको एक बात कही थी, अपने वजन के 500 गुना टाइम, 500 टाइम्स पानी को ये होल्ड करके रखता है। यहाँ पे किसानों का 50% पानी की बचत होती है, 50%। यानी मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं कि अगर कोई किसान मान लो 10 बार उसको पानी लगाने की जरूरत होती है अपने खेतों में, तो 10 बार पानी लगाने की बजाय 5 पानी में आपका ये काम हो जाएगा। 5 पानी में 50% आपका वाटर यहाँ पे सेव होगा। और इसका इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये बायोडिग्रेडेबल है। ये बायोडिग्रेडेबल है, इसको फसल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो 4 महीने की फसल है उसमें आपको एक टाइम यूज करना है, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स है उसमें आपको 5 महीने बाद दोबारा से एक बार रिपीट करना है। राइट। यहाँ पे अभिषेक जी ने एक सवाल पूछा था, ये स्लाइड खत्म होने के बाद मैं आपको उस सवाल का जवाब देता हूँ। देखो स्टेप 4 क्या है, जब हमारे धान की फसल को लगभग 81 टू 110 दिन होते हैं, यहाँ तक देखने को आया है कि जब फसल की कटाई करनी होती है तब भी खेतों में पानी होता है। आई होप जिन आपके यहाँ पे धान की फसल होती है तो आपको ये प्रोसीजर मालूम होगी। कटाई करने तक भी खेतों में पानी होता है, और किसान जो है वहां पे अगर पानी खड़ा है तो किसान जो है उसमें कटाई नहीं कर सकता, हार्वेस्टिंग नहीं कर सकता। राइट। तो अगर यहाँ तक मतलब जब फसल को लगभग 110 दिन 120 दिन नहीं होते कटाई करते वक्त, अगर ये प्रॉब्लम आपको वहां पे नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है एक्वा जेल को यूज करना। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने एक बार एक्वा जेल यूज किया तो ये दोनों स्टेप में आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसान जो है वो आसानी से वहां पे कटाई तक भी कर सकता है, हार्वेस्टिंग भी कर सकता है। ये वाले समय में आप पिक्चर में देखते हो कि गेहूं धान की फसल का दाना बनना वहां पे शुरू हो रहा है अभी। तो जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, जब फल बनना शुरू हो जाएगा, जो जो दाना होता है वो भी एक प्रकार का फल ही होता है। तो जब फल बनना शुरू हो जाएगा, दाना बनना शुरू हो जाएगा, तब हमें वहां पे नैनोटेक को यूज करना है, ताकि दानों की क्वालिटी और अच्छी रहे, लंबे समय तक वो टिका रहे, वो जल्दी खराब ना हो। इसके लिए नैनोटेक यूज करना है। जो दाना बनेगा उसके ऊपर आपको चमक चाहिए, शाइनिंग चाहिए, उसके लिए एग्रीगोल्ड वहां पे काम करता है। और 82 हर एक प्रोडक्ट के साथ यूज होगा। 15 लीटर वाटर में 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड और 5 ml 82, इन तीनों को हमें मिला के वहां पे स्प्रे करना है। राइट। तो ये प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है 1 एकड़ के लिए। अब देखो यहाँ पे अभिषेक जी ने क्वेश्चन पूछा था, पानी की अधिकता से जड़ों पर कोई प्रभाव? नहीं पड़ेगा। राइट। अगर मान लो खेतों में पानी बहुत ज्यादा है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 1 सेकंड के लिए भी आप अपनी नाक नहीं बंद कर सकते, सांस लेने में दिक्कत होती है। यस और नो? सही है या गलत है? 1 सेकंड भी हम अपनी नाक को होल्ड नहीं कर सकते, सांस लेने में हमें वहां पे प्रॉब्लम होती है।
तो यहाँ पे आप इमेजिन करके देखना, अगर खेतों में पानी बहुत ज्यादा है तो जड़ें काम कैसे करेगी? जड़ें काम कैसे करेगी? और जब रूट्स काम करना बंद कर देगी, जब रूट्स काम करना बंद कर देगी तो आपके फसल पे अटैक होना शुरू हो जाएगा, पौधा अंदर से कमजोर होना वहां पे शुरू हो जाएगा। तो रूट को हमें एक्टिव रखना है, उससे हमें 100% काम करवा के लेना है। और मैं आपको एक यहाँ पे बात बोलूं कि अगर मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी रहेगी तो जो भी आप डालोगे फसल उसको तुरंत ले पाती है। रूट के रूट जोन में अगर पर्याप्त मात्रा में नमी रहेगी तो ही जो भी हम डालते हैं वो सही तरीके से फसल ले पाती है। अगर रूट जोन में नमी नहीं है तो जो भी आप डालोगे वो ऐसी ही मिट्टी में पड़ा होगा। इवन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी एक शेयर करता हूँ। मैं एक फील्ड पे विजिट के लिए गया था, वहां पे एक किसान था, उसने कुछ मार्केट के फर्टिलाइजर यूज किए थे। तो मैं जस्ट उसके फील्ड को ठीक तरीके से एग्जामिन कर रहा था। तो मैंने थोड़ा अंदर जाने के बाद देखा कि जो उसने केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए हैं वो ऊपर ही पड़े हैं, ना तो वो फसल को मिल पाए ना वो मिट्टी में घुल पाए, वो ऊपर के ऊपर ही है। अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई किसान 1900 रुपए 1500 रुपए खाद डाल लेकर अपने खेतों में डालता है और उसमें से फसल को कुछ भी नहीं मिल पाता, वो मिट्टी में भी मिक्स नहीं हो पाता, तो यहाँ पे नुकसान किसका है? अगर कोई किसान 1800 रुपए की डीएपी अगर खेतों में डाल रहा है और उसमें से उसको उसके फसल को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे नुकसान किसका है? यहाँ पे हम दोष किसको दे सकते हैं? क्या हम किसान को दोष दे सकते हैं? क्या हम उस फर्टिलाइजर को दोष दे सकते हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर फर्टिलाइजर मिट्टी में मिक्स नहीं हो रहा है, फसल को सही तरीके से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे गलती किसकी है? यहाँ पे ना तो गलती फर्टिलाइजर की है, यहाँ पे गलती है मिट्टी की। अगर मिट्टी सही रहेगी तो जो भी हम डालेंगे वो फसल को सही तरीके से मिल पाएगा। सही है या गलत है बताओ? अगर मिट्टी सही रहेगी, मिट्टी सही रहेगी तो जो भी आप डालोगे सही तरीके से फसल को भी मिल पाएगा और आपकी मिट्टी भी अच्छी रहेगी। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, मेरे किसान भाई से एक ही रिक्वेस्ट है कि केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल करने से एक तो हम मिट्टी खराब करते जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही सिलसिला चालू रहा तो एक 5-10 साल में मिट्टी पूरे तरीके से खराब होना वहां पे स्टार्ट कर देगी। तो अभी से हमें उस पे काम करना है, अभी से। जब आप केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा को अगर आप धीरे धीरे करके कम करोगे ना, तब तक उस मिट्टी को आदत होती है। एक कॉमन क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक दिन भी अगर आपके मोबाइल में नेट नहीं रहेगा, नेट पैक नहीं रहेगा, क्या हालत होती है? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है। एक दिन में अगर आपका बैलेंस नहीं है, नेट पैक नहीं है आपका वहां पे, आप कुछ कर नहीं सकते, बेचैनी सी होती है। कुछ अलग सी फीलिंग आती है वहां पे जब मोबाइल में नेट नहीं रहेगा तो। राइट, तो सेम होता है, अगर खेतों में से केमिकल फर्टिलाइजर को कम करना है तो धीरे धीरे करके हमें वहां पे कम करना पड़ेगा। तब तक हमारी मिट्टी को भी उसकी आदत लग चुकी होती है। तो एक 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद
आप जब उस केमिकल फर्टिलाइजर को एकदम से बंद करोगे 3 साल 4 साल के बाद, तब हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारी मिट्टी जो है वो सही है। लेकिन आज के कंडीशन में अगर मैं आपको बोलूँ कि हर एक खेत की जो मिट्टी है उसमें कम ज़्यादा बहुत है। एकदम से बंद नहीं करना है। उपेंद्र जी का सवाल है एकदम टोटली बंद कर सकते हैं क्या? एकदम बंद नहीं करना है। एकदम आप बंद करोगे तो फसल पे साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत होगा। तो इसलिए एकदम से बंद नहीं करना है। शुरुआत में 25 से 30% तक आपको वहाँ पे कम करना है। इवन हमने ये प्रैक्टिकली किया भी है, राइट? मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हमने जहाँ पे आप मानते हो कि हमारे यहाँ पे स्पेशली महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पे हर एक किसान जो है वो 1 एकड़ में 3 से 4 बोरी डीएपी की फर्टिलाइजर यूज करता है मिनिमम। मिनिमम 3 to 4 बैग्स। तो हम उनको सीधा वहां पे आप 1 एकड़ के लिए 1 या 2 बैग तक ही आप यूज करो, उससे ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपका वहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट है। वहां पे एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, आप उस कैलकुलेशन को करना। एक डीएपी की बैग आती है मिनिमम 1500 रुपए हम पकड़ते हैं, राइट? मिनिमम 1500 रुपीज। हमारे यहाँ पे हर किसान जो है वो 1 एकड़ में 3 to 4 बैग्स यूज करता है। यानी 4 बैग्स की कॉस्टिंग कितना हो गई बताओ? एक बैग 1500 रुपीज की आती है। छह हजार 6000। ओके, आप 6000 अगर कोई किसान 6000 रुपए की खाद अगर अपने खेतों में डाल रहा है और मान लो उसमें से फसल को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, खाली जो भी हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं उसमें से केवल 25 से 30% तक ही पौधे को मिल पाता है, उतनी ही फसल ले पाती है। 25 to 30%। तो आप यहाँ पे देखना, मैंने 4 बैग्स का आपको यहाँ पे 4 बैग्स का मैंने यहाँ पे आपको कॉस्टिंग बताया। अब हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे 4 बैग यूज करते हैं वहां पे हम सिर्फ 2 बैग यूज करने को बोलते हैं। 2 बैग का कॉस्टिंग कितना हो गया? 3000। ग्रेन्यूल्स का कॉस्टिंग कितना हो गया अपने? 1 एकड़ के लिए 1 बैग लगता है हमें। ₹600 डीपी प्राइस में। अब टोटल कितना हो गया? 2 बैग डीएपी के और 1 बैग ग्रेन्यूल्स का, टोटल मिला के कितना हो गया? ₹3600। तो किसान का कितना बचा है यहाँ पे? $2400। गाइस अगर हम इतना भी किसान का बचाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट? यहाँ पे किसान का नुकसान हम वहां पे कम कर रहे हैं, उसका कम कॉस्टिंग में उसको हम ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट? तो इस तरीके से आपका वहां पे प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे अजय कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है, सर अगर सागौन का पौधा है का एक पत्ती मिट्टी में दबा हो तो पौधा क्यों मर जाता है? देखो इसमें होता क्या है कि आमतौर पे अगर पौधा नीचे से सूख रहा है, जमीन से अगर पौधा कोई सूख रहा है तो आप वहां पे 2 चीज आपको आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है। पहली चीज कि अगर उसमें कोई कीड़े की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कीड़ा जड़े
जो रूट्स होती है उसको अगर डैमेज कर रहा है, ध्यान से सुनना, कीड़ा अगर रूट्स को डैमेज कर रहा है तो पौधा खाएगा कहाँ से? जो भी हम मिट्टी में डालेंगे वो ऊपर तक पहुंचाएगा कहाँ से? अगर रूट्स ही डैमेज है तो एक चीज आपको पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि जड़ों में कोई कीड़ा तो नहीं है। अगर कीड़े की प्रॉब्लम नहीं है फिर भी पौधा मर रहा है तो दूसरी प्रॉब्लम होती है फंगस की। राइट, दूसरी प्रॉब्लम होती है फंगस की। तो यहाँ पे आप प्रोटेक्ट को यूज करा सकते हो। देखो मैं एक और चीज आपको यहाँ पे पूछता हूँ, अक्सर मुझे ये बहुत सवाल आते हैं। राइट, ऑलमोस्ट हमने धान की ट्रेनिंग खत्म कर दी है, अब जो भी आपके क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मान लो किसान को कभी कभार क्या होता है, कैल्शियम भी डालने की जरूरत होती है, मैग्नीशियम भी डालने की जरूरत होती है। धान की फसल में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन की कभी कभार फसल में वहां पे नुकसान होता है। राइट, तो अगर मान लो किसान को जिंक डालना है, आयरन डालना है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, इन सारी चीजों का अगर किसान को यूज करना है तो मिनिमम टोटल हो गए 9। हम एक कैलकुलेशन, आप दोबारा एक बार कैलकुलेशन करो। राइट, नैनोटेक हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, टोटल मिला के 9 न्यूट्रिएंट्स है, उसमें 9 न्यूट्रिएंट्स है। राइट, टोटल मिला के उसमें 9 न्यूट्रिएंट्स है। हर एक न्यूट्रिएंट, अगर जिंक की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक मिनिमम रेट हम पकड़ते हैं 150 रुपीज kg या फिर एक 200 रुपीज kg। राइट, 200 रुपीज kg हर हम एक जिंक की कॉस्टिंग पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे 9 प्रोडक्ट्स की अगर कॉस्टिंग हो गई तो कितना हो गया? किसान को अगर 9 फर्टिलाइजर अप्लाई करने हैं, 9 न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करने हैं तो कितना हो गया वहां पे? एक फर्टिलाइजर की कीमत अगर हम मार्केट की बात की जाए तो 200 रुपीज पकड़ते हैं, सिंपल कैलकुलेशन के लिए, ताकि आप लोगों को वो तुरंत समझ में भी आए। 1800। अपना नैनोटेक कितने का आता है? 1250। कितना सेव हो गया वहां पे किसान का? 550, 550 समथिंग। राइट, अब यहाँ पे देखो, एक सिंपल फॉर्मूला है, एक सिंपल फॉर्मूला है। 15 लीटर का जो डोज होता है, राइट, 15 लीटर का डोज है 25 से 30 ग्राम। कैलकुलेट करना, बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को भी इसमें मजा आएगा। पर टंकी का डोज है, 15 लीटर का डोज है 25 से 30 ग्राम। एक नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हम पकड़ते हैं 30 ग्राम। ठीक है, एक एकड़ में आपको मिनिमम 8 पंप लगते हैं, 8 पंप आपको लगते हैं एक एकड़ में स्प्रे करने के लिए। अब बताओ नैनोटेक कितना लगेगा एक एकड़ के लिए हमें वहां पे? पर टंकी का डोज 30 ग्राम, 15 लीटर का, 8 टंकी का डोज कितना हो गया? 240 ग्राम। यानी नैनोटेक को हम कितने एकड़ में यूज कर सकते हैं? दो एकड़ में। तो अब बताओ प्रोडक्ट कॉस्टली है या फिर सस्ता है? एक तो हम वहां पे किसान का खर्चा कम कर रहे हैं, 1800 की जगह पे हम 1250 में, यानी 550 रुपए का वहां पे उसका सेविंग हो रहा है। और प्लस 1250 में हम 2 एकड़ के लिए नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो भी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, सिंपल, आपको यहाँ पे कुछ
यहाँ पे रॉकेट साइंस जैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल कि अगर कोई किसान केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है, डीएपी यूज करता है, तो 25 to 30% आपको कम करना है और बाकी के उसके साथ अपने वेस्टेज को प्रोडक्ट को मिक्स करके डालना है। अब बहुत बार ये आप लोगों के मन में सवाल आता है कि मार्केट का भी क्यों यूज करें और आपका भी क्यों यूज करें। अगर आप मार्केट का यूज करते हो तो वो ऐसी मिट्टी में पड़ा रहेगा, ना तो वो फसल को मिल पाएगा, ना उसका कुछ फायदा फसल को हो पाएगा। लेकिन आप वेस्टीज प्रोडक्ट के साथ अगर आप मिक्स करके यूज कर रहे हो तो फसल को भी फायदा होगा और आपके खेतों में से केमिकल फर्टिलाइजर की कॉस्टिंग भी वहां पे कम हो जाएगी। अभी फिलहाल हमारे पास इंसेक्टिसाइड नहीं है, जैसे हमने इस बार एक्वाजेल लॉन्च किया, हम उसके ऊपर भी सोचेंगे ताकि आप लोगों को एक पूरी रेंज वहां पे मिल जाए। देखो, अगर पेस्ट है तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। अगर इंसेक्ट है, इल्लियो का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। यस, जो किसान केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है उसमें 25% कम करो और साथ में अपने ह्यूमिक ग्रैन्युअल को आप मिक्स करके आप वहां पे डाल सकते हो। नैनोटेक को डालेंगे तो दूसरे केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नैनोटेक जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो अगर आप नैनोटेक यूज कर रहे हो तो आपको मार्केट में से कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करने की जरूरत नहीं है। नैनोटेक में वो सारी न्यूट्रिएंट्स वो उस तरीके से काम करेंगे। नर्सरी के टाइम में आपको 2 kg ग्रैन्युअल्स और 50 ml 82, इन दो प्रोडक्ट्स को ही आपको वहां पे यूज करना है। बेसिकली क्या है कि बहुत बार ये देखने को आता है कि किसान के पास अगर प्रॉपर नॉलेज हो, वो सही तरीके से डोज को यूज इस्तेमाल करे या फिर प्रोडक्ट्स को यूज करे तो उसके हमेशा उसकी कॉस्टिंग भी वहां पे कम होती है और प्रोडक्शन भी वहां पे ज्यादा होता है। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो आप अगर 4 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद इसमें मिनिमम आपको कोई फर्टिलाइजर नहीं यूज करना है, तब तक मिट्टी को भी उसकी आदत होती है, तब आप ऑर्गेनिक जो है उसको बोल सकते हो। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत से प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। और निशांत जी ने पूछा है बीज उपचार के तुरंत बाद नर्सरी में लगाना है। यस, हमेशा आप ध्यान में रखिए जब भी आप बीज उपचार करोगे, बीज उपचार करने के 1 या 2 घंटे के अंदर उसकी बुआई जो है वो हो जानी चाहिए। उसको लंबे समय तक रखना नहीं है वरना वो खराब हो जाएंगे। देखो, ये अलग अलग तरीका होता है। अब हर किसी के पास धान की पहले नर्सरी नहीं होती, उन लोग डायरेक्ट बीज की बुआई करते हैं, राइट। इंडिया में हर एक किसान के प्रैक्टिस करने का, फार्मिंग करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। अब मेरे यहाँ पे बात करूँ तो मेरे यहाँ पे किसान नर्सरी नहीं लगाता देता है। तो जहाँ पे आपके यहाँ पे नर्सरी नहीं होती तो आप दूसरा स्टेप जो है आप उसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट आप बीज उपचार करके उसकी बुआई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये तो मैंने आपको धान का पूरा स्टेप बता दिया कि शुरुआत से लेके अंत तक कैसे करना है, लेकिन अभी जो आपको फोकस करना है वो बेसिकली कौन कौन से स्टेप रहेंगे फोकस करने के लिए, किन स्टेप पे आपको ज्यादा फोकस करना है अभी।
ओके, स्टेप 1 और स्टेप 1 मिनिमम आपको पहले 2 स्टेप पे फोकस करना है। एक तो बीज उपचार कैसे करना है और नर्सरी प्रिपरेशन। एक बार आपकी नर्सरी तैयार हो गई तो फिर आप तीसरे स्टेप पे फोकस करते हो। मेरा ये मानना है कि आप हर एक स्टेप के अकॉर्डिंग फोकस करो। अभी मैंने आपको पूरा इसलिए बताया ताकि अगर बाय चांस आपको कोई किसान पूछता है तो ऐसा ना हो आपको कोई मालूम नहीं है। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे पूरा शेड्यूल बताया। लेकिन शुरुआत में आप पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, इन 2 स्टेप पे फोकस करो ताकि आपको भी वहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे फिर उसमें। तो पहला और दूसरा स्टेप, इस पे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। जब तीसरे स्टेप की बात आएँगी, तब हम दोबारा ट्रेनिंग करेंगे, दोबारा हम तीसरे स्टेप पे फोकस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप कोई चीज़ करते हो, तो वो चीज़ हमेशा वहाँ पे सक्सेसफुल ही होती है। राइट? इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब अगर मैं आपको पूरा बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए पहले 2 स्टेप पे आप फोकस करो। देखो, होता क्या है कि अक्सर जब हम वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं, राइट? जो खरपतवार नाशक आते हैं उसका जब हम स्प्रे करते हैं, तो अक्सर फसल में थोड़ा पीलापन आता है या फिर पत्तों फसल की जो पत्तियाँ होती है वो रेडिश कलर की होती है, लाल कलर के उसपे धब्बे आते हैं। तो वो क्या होता है कि वीडीसाइड के कारण फसल को शॉक बैठता है वहाँ पे, स्ट्रेस में आती है। तो उस स्ट्रेस से रिकवर करने के लिए आप वहाँ पे ह्यूमिक 40 ml, एग्रीटी-2 10 ml और गोल्ड 20 ग्राम सिंपल 15 लीटर पानी में मिक्स करके आप वहाँ पे इसका स्प्रे करा सकते हो। देखो, पहला स्टेप जो है ये होता है बीज उपचार, यानी जो हमारे धान के बीज आते हैं उसको उपचारित करने के लिए पहला स्टेप है। तो बीज उपचार में हमें 2 प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। मात्रा लेनी है 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट प्रति 1 किलो बीज के लिए। देखो, वीडीसाइड के साथ अगर हम आपको कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है तो उसके साथ आपको सिर्फ 82 को यूज़ करना होगा। सर संजीव निगम जी एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करूं क्या? ठीक है, चलेगा। जी संजीव जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा कि हम लोगों ने भी लास्ट ईयर भी, सॉरी लाइट चली गई है, लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ हमने एग्री पे काम किया है हाँ, और एग्री पे हमने सारी चीज़ों पे फोकस किया है। यहाँ पर एक चीज़ पे फोकस नहीं किया गया शायद, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट, बिल्कुल, हाँ। तो हम सॉइल ट्रीटमेंट कब करेंगे, मैं ये सॉइल जानना चाहता रहा हूँ। सॉइल क्योंकि ट्रीटमेंट हाँ हाँ जी। सॉइल ट्रीटमेंट जो है वो आपको अभी से करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम एक बार में पूरे सॉइल को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो सॉइल ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो उसकी शुरुआत आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप वहाँ पे ग्रेन्युअल, प्रोटेक्ट
और एक्वाजेल, इन तीनों का आप वहां पे यूज करा सकते हो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, तो अभी लास्ट एक ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी, अपने एग्री ग्रुप की ही है। तो हाँ उसमें एक्वाजेल को लेकर के बात की गई थी कि एक्वाजेल केवल वन टाइम अपन यूज करें, बहुत बेहतर होगा, और वो भी स्टार्टिंग में करें। जैसे अपन क्रॉप क्रिएट करने वाले हैं, जैसे रोपण कह रहे थे आप कि रोपण करना है अपन को फसल में, ओके। हाँ, मतलब कि अपन को वहां से नर्सरी से निकाल के फसल को और लगाना। फिर लगाना है, वो रोपण कहला गया। तो रोपण के पहले अपन को डालना चाहिए एक्वाजेल, या रोपण कर देने के बाद एक्वाजेल डालना चाहिए? के पहले, रोपाई के पहले कराओ, वो रोपाई के ज्यादा अच्छा, पहले। हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। और जी एक्वाजेल जो है, ये जो 4 महीने की फसल होती है, 4 साढ़े 4 महीने की फसल, जैसे जी आपकी जी सोयाबीन है, धान है, मूंगफली है, कॉटन है, इनमें जी आप शुरुआत में यूज करा सकते हो। यानी आपने एक बार उसमें यूज किया तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी 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 जो लंबे समय तक फसल चलती है, जैसे अदरक की फसल हो गई, हल्दी की फसल हो गई, गन्ने की जी फसल हो गई, जी इन फसलों में आप एक 5 महीने बाद दोबारा से आप उसको डाल सकते हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन सॉइल एप्लीकेशन करेंगे, और नर्सरी के लिए जो तैयारियां हैं वो तो अलग हो गई आपकी, कि नर्सरी में जो भी आपको प्लांट तैयार करना है उसके लिए आप यूज करें जो भी यूज कर रहे हैं। अपने स्टेप बताया, चूंकि यहाँ पावर कट हो गया तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी। हाँ तो आपने जो भी चीजें बतलाई हैं तो वो मैंने पूरा नोट्स कर लिए हैं सर। जो भी चीजें आपने बताया वो पूरा मैंने नोट किया हुआ है कि अपन को 5 ml पर केजी एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट 10 ग्राम पर केजी यूज करना है जब अपन सीड ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। बिल्कुल और सही। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद उसको लगा देंगे। अब सोइल एप्लीकेशन में अपन ग्रेनुअल कितना यूज करें, 5 kg यूज करें, 5 kg, 5 से 10 kg तक। 10 kg तक? हाँ थैंक यू सो मच सर। ओके। सर कुछ क्वेश्चंस हैं कुछ लोगों के, अगर आप अलाउ करोगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप अलाउ करोगे तो मैं पूछूं क्या? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे अपने प्रोडक्ट्स के अलावा किसान को और भी कुछ तो नहीं डालना है, इसका पर्टिकुलर आंसर क्या होगा सर? बिल्कुल परफेक्ट। अगर इसमें क्या है, देखो अभी फसल में सबसे ज्यादा मेन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एनपीके, इनको लगाना एनपीके होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये आपको मार्केट में अलग अलग ग्रेड में मिलता है, जैसे डीएपी में होता है, या फिर मार्केट में एक और फर्टिलाइजर आती है 10-26-26, राइट। तो ये फर्टिलाइजर में ये ग्रेड सब अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल यही करना है कि 50% कोई 50 kg अगर यूज कर रहा है, तो सिंपल 25% उसमें कम कर देना है। जी। हाँ, ओके। एंड सर हम धान की खेती सीड ड्रिल से करते हैं, फिर सेकेंड राउंड में क्या करें? सीड ड्रिल मतलब? वो मतलब शायद एक सीड ड्रिल करके जो ट्रैक्टर के साथ में आता है ना, उसके थ्रू डालते होंगे शायद। अच्छा, सीड ड्रिल मतलब, अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे नर्सरी नहीं लगाते, हम डायरेक्ट बीज की बुआई करते हैं। ओके। तो अच्छा, अभिषेक जी ने भी कहा है कि बीज बोने की मशीन, ओके, बीज बोने की जो मशीन होती है उसमें आप क्या कर सकते हो कि एक तरफ बीज होते हैं और दूसरी तरफ खाद होती है, राइट। जी तो उसमें भी जी। आप एक तरफ बीज लेना है, बीजों को उपचारित करना है, और दूसरी तरफ जो भी किसान डीएपी वगैरह यूज करता है तो उसमें 25% कम करना है और ग्रेन्युअल को मिक्स करके डालना है। ओके। देन अगर अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट की मात्रा खेत में ज्यादा हो जाए तो क्या उससे कुछ नुकसान हो सकता है क्या? देखो एग्रीकल्चर में ये बहुत जरूरी है। अगर आप ह्यूमिक ग्रैन्युअल को, ह्यूमिक लिक्विड को यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आप इसको 5 किलो की जगह पे 10 किलो भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाकी के प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी एक रिकमेंडेड डोज होती है। जैसे अगर आप 82 को सपोज 15 लीटर में 10 ml, 5 to 10 ml मिक्स करना है, ठीक है। अगर कोई किसान गलती से उसमें 20 ml 30 ml तक ऐड कर देता है तो
पावर उसकी बहुत ज्यादा बढ़ती है, और अगर पावर ज्यादा बढ़ गई तो फिर पत्तों पे आपको वहां पे रेड कलर के धब्बे दिखाई देंगे। तो इसलिए हर एक प्रोडक्ट का जो रिकमेंडेड डोज होता है वो उसी के हिसाब से वो यूज करना चाहिए। सर एक किसान कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, उनको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, हाउ फ्रीक्वेंटली वी कैन यूज एग्री 82? 82 जो है आप हर प्रोडक्ट के साथ आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर सर आप मैंने फर्टिलाइजर के साथ यूज कर रहे हो, डीएपी के। कल हाँ, वीडीसाइड डाला, आज मुझे फर्टिलाइजर डालना है, तो मैंने दोनों के साथ में एग्री 82 यूज करना है? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वीडीसाइड का स्प्रे करते हो ना, तो एक जी चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वीडीसाइड तब भी अच्छी तरीके से कंट्रोल होते हैं जब खेतों में पर्याप्त मात्रा में नमी हो। जी हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर आपको वीडीसाइड का स्प्रे करना है, तो जब आप स्प्रे करोगे उसके अगले 2 या 3 दिन आपको पहले पानी देना है और फिर 2-3 दिन बाद उसमें स्प्रे करना है, तो वो अच्छी तरीके से कंट्रोल होते हैं। उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ेगा सर? अगर शुरुआत में अगर हम कोई किसान यूज कर रहा है, यानी इससे पहले ना तो उसने कोई वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज किए हैं, राइट? अगर शुरुआत में कोई यूज कर रहा है तो 5 to 20% ये हम शुरुआत में बोल सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर टाइम से यूज करते आ रहे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो रेगुलर टाइम से यूज करते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 50-60% तक उनकी पैदावार जो है वो बढ़ गई है। सर कुछ लोग अगर हैंड रेज करेंगे तो हम उनसे पूछ पाएंगे। जैसे हमारे साथ में है एक अनुज दुबे जी हैं, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। अनुज जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मुझे चैट पे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें कुछ पूछना है, बट ओके। हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। सर ये अपन जो नर्सरी लगाते हैं न, मैं थोड़ा लेट हो गया इसमें नर्सरी के उसमें तो ये इसमें अपने को जैसे अपने को 4 क्विंटल की नर्सरी डालना है, बड़े मात्रा में हमारा काम होता है, हम्म। तो उसके लिए मेरे को स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा? जैसे बीज उपचार तो कर लिया मैं पहले भी किया हुआ है। हाँ, बीज उपचार करने के बाद ये जो दूसरा स्टेप है नर्सरी की तैयारी। जी अब अक्सर नर्सरी जो है आपको देखना होगा, नर्सरी जो है इसको हम एक छोटे से एरिया में लगाते हैं, यानी अगर कोई जी बड़ा फसल है तो जी उसके जी किनारे में हम लगाते हैं। जी 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 तो अगर आपके बीज कम है, नर्सरी जी आपकी कम एरिया में है, तो आप जी सिंपल 2 kg ग्रेन्यूअल और 50 ml 82 जी इन दोनों को मिला के आप डाल सकते हो। जी। नहीं, और हमारा सर क्या है कि ज्यादा मात्रा में डलता है, तो 3 यहाँ पे क्विंटल 4। तो 5 किलो ग्रेन्यूअल लगेगा आपको और 100 जी ml 82 लगेगा। अगर आपकी बीज की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी तो ज्यादा एरिया भी ज्यादा कवर होगा, एरिया भी हाँ, ज्यादा वहां पे बड़ा एरिया होगा। जी जी एरिया बढ़ेगा। हाँ, तो 5 kg ग्रेन्यूअल और 100 ml 82। ये थोड़ा सा ये बता पाएंगे सर कि हमको जैसे धान का बीज जो है हम्म। 1 क्विंटल बीज कितने एरिया में डलना चाहिए? नर्सरी के लिए नर्सरी में कितना एरिया लगना चाहिए 1 क्विंटल में? अब देखो इसमें होता क्या है कि 1 एकड़ में, जी राइट, फॉर 1 एकड़ आपको मिनिमम 25 से 30 kg तक आपको सीड्स लगते हैं एक एकड़ के लिए। 1 एकड़ की वो बोनी में हो गया सर। वो बोनी वो में हो गया। हाँ वो बोनी जो अपन सीडल से बोनी करते हैं, मशीन से बोनी करते हैं, सीधा डायरेक्ट जमीन में डालते हैं। हाँ और जो अपन प्लांट हाँ मतलब इसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं, उसको हम लोग रोपा बोलते हैं। रोपा नर्सरी हाँ से निकाल के वो फिर खेत में, हाँ, जी उसको हम लोग रोपा बोलते हैं। खेत में वो लगाते हैं हम। जी। और डायरेक्ट हाँ बोनी मतलब डायरेक्ट वो बीज खेत में डाल दिया जाता है और उसी में वो तैयार होता है, फिर उसको कहीं शिफ्ट नहीं किया जाता। हाँ। तो हमको जो है नर्सरी का एरिया मतलब कितने एरिया में 1 क्विंटल डलना चाहिए, वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं सर। तो उसमें होता क्या है, कहीं ज्यादा मात्रा में घना हो जाता, फिर पौधा पिकअप नहीं कर पाता। सही तरीके प्लांट से नहीं मिल पाता। जी।
तो उसका एरिया यदि हमको मिल जाए कि 1 क्विंटल के लिए कितना एरिया चाहिए हमको धान के लिए, हाँ तो हमको ज़्यादा ईज़ी जाएगा। मतलब ये तो हम कर लेंगे, कितनी मात्रा डालना है, कितना क्या करना है, जैसे आपने बताया इसका। ओके तो एरिया का थोड़ा-सा मतलब हमको मिल जाता है यदि, हाँ तो ज़्यादा ईज़ी होता। मैं कर रहा हूँ इसका, ये यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्ट आपका। हाँ 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 तो 2-3 साल से कर रहा हूँ, सारी चीज़ों में कर रहा हूँ, मटर में कर रहा हूँ, गेहूँ में कर रहा हूँ, धान में कर रहा हूँ। हाँ अभी अभी हमारा उड़द मूँग लगा हुआ है, उसमें भी हम कर रहे हैं, अभी मॉस का हमने उपयोग किया है। हाँ तो थोड़ा-सा दिक्कत हमको होती है नर्सरी में। नर्सरी धान की जब लगाते हैं, उसका एरिया नहीं सही परफेक्ट आता है, तो कहीं ज़्यादा मात्रा में भी हो जाए। चैट में कुछ आंसर आ रहा है, 30 डिसमिल में 5 से 6 केजी। अब ऑलमोस्ट अब देखो हमारे यहाँ पे कैसा होता है कि ये आपके डिपेंड्स करता है कि इसपे मतलब बहुत सारी टेक्निक्स है। अब जी, मान लो आप बीज बीज को हाथों से डाल रहे हो तो कई एरिया में ज़्यादा होता है, कई एरिया में जी, कम गिर जाता है। जी, 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 इसकी वजह से भी थोड़ा इफ़ेक्ट होता है क्योंकि जी, हमारे यहाँ पे हम अक्सर लगाते हैं तो 1 गुंठा होता है। जी, हाँ, 1 गुंठा होता है उस एरिया में हम लगाते हैं जी, कृषि नर्सरी। तो यहाँ जी, पे आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हर एक स्टेट के हिसाब से जी, लैंड का जो मेजरमेंट है वो अलग-अलग होता है। जी, अब हमारे 40 गुंठा यानी 1 एकड़ होता है। जी। हाँ, तो वो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा 1 गुंठा आपके यहाँ पे कितना होता है वो? वो 40 में मतलब होता है तो सर हमारे यहाँ डिसमिल आता है। डिसमिल में मतलब 40 डिसमिल में 400 डिसमिल में, ओह सॉरी, 100 डिसमिल में मतलब होता है 40 आरे का होता है 1 डिसमिल। यहाँ पे सुनील जी ने बताया 100 डिसमिल मतलब 1 एकड़। जी, 100 डिसमिल मतलब 1 एकड़, 400 आरे मतलब 1 एकड़। हाँ, जी, 40 आरे का 1 डिसमिल होता है अच्छा। हमारे यहाँ। जी, तो थोड़ा-सा ये मिल जाता था भैया, आपकी कोई बुक मिल जाती हमको, तो हम उसके हिसाब से मतलब अपना वो करते। हमको पिछली बार तिवारी जी ने दिया था कुछ, हाँ, मैं अटेंड भी किया था एक आपकी मीटिंग। हाँ, 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 तो हाँ, उसमें मेरे को जानकारी मिली थी उसका, मैं लिख के जो वहाँ लिखवाया गया था वो लाया था मैं। तो हाँ, हम लोगों हाँ, को क्या होता है, अब यदि ये मिल जाए पूरा, शुरू हाँ, से क्या करना है, तो वो टाइमली हम लोग इतने दिन में ये स्प्रे करना है, इतने दिन में ये स्प्रे करना है, वो हम ओके, लोगों के लिए ज़्यादा ईज़ी। यदि बिल्कुल आप सही एक बात। बुक हमको दें कि ये चीज़ इस टाइम पे यूज़ करना है, इतने दिन बाद ये यूज़ करना है, तो वो हम लोगों को खेती करने वालों को ज़्यादा ईज़ी होगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, हम इतने मतलब बचपन से हमारे जो दादा वगैरह है वो खेती-बाड़ी करते हैं। तो नॉर्मल क्या है कि देखकर हमें मालूम हो जाता है कि कितने एरिया में हमें कितने सीड्स लगेंगे, कितने एरिया में अगर हम प्लांटेशन करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने प्रैक्टिसेस पे मतलब हम अपनी बात कहते हैं कि हम नॉर्मली अगर हमें 100 क्विंटल या फिर 100 क्विंटल धान के बीज लगाने हैं तो हम उसको मिनिमम 1 या 1.5 घंटे में हम उसको लगाएँगे। सर मेरा एक सवाल था सर। बोलिए? सर हमारे यहाँ जैसे मटर की खेती होती है सर, हाँ, सितंबर सेकंड वीक में सर हमारे यहाँ बिवाई होती है मटर की। जैसे बहुत ज्यादा तेज पानी गिरता है हाँ। सर, जैसे अपन एक्वा जेल डालते हैं पोटाश के साथ, तो कोई वो नुकसान तो नहीं होता सर? नहीं, नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए सर मैंने उसके हाँ, सर उसके बाद अगर बहुत तेज बारिश हो जाए तो जो मटर का बीज, उसमें कुछ परेशानी तो नहीं आती सर? जैसे सड़ जाता है दाना, मैंने देखा है बहुत बार कि सड़ जाता है दाना, फूल नहीं आता, पेड़ नहीं निकलता सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती सर। कुछ आपस में बताइए हमको कि एक्वा जेल के बाद ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता सर। मैंने एक बेनिफिट्स उसका जानबूझ के इसलिए रखा था ताकि मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि आप में से कोई वो सवाल पूछे। अब जैसे आपने बोला देखो आपके यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, राइट? और यस। बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण जो आप पोटैश वगैरह इस्तेमाल करते हो, वो यस पोटैश सर। कभी-कभार क्या होता है, अगर खेतों में पानी खड़ा है, ठीक है? अगर खेत में पानी खड़ा है, आपने पोटैश डाल दिया, तो वो पानी के साथ बह के चला जाता है। यानी जो भी हम खाद वगैरह डालते हैं, वो पानी के साथ पूरे तरीके से बह के चला जाता है। तो अगर आप उसमें एक्वा जेल डाल रहे हो, ठीक है? पोटाश के साथ आप अगर एक्वा जेल को मिक्स करके डाल रहे हो, तो पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि खेतों में आपके पानी खड़ा नहीं होगा।
आई बात समझ में? खेतों में पानी खड़ा नहीं होगा, और दूसरा जो भी आप पोटाश लगा रहे हो वो पानी के साथ बह के नहीं जाएगा। यस सर। एक्वा जेल उसको पकड़ के रखेगा, जी सर। राइट? अब रही बात जो आपने बोली कि बीज खराब दाना खराब होता है, फूल खराब होता है। यस सर। बारिश के मौसम में अक्सर फंगस की समस्या उसमें बहुत ज्यादा होती है। यस सर। वहाँ पे प्रोटेक्ट, गोल्ड और तीनों का आप वहाँ पे स्प्रे करना। तो खेतों का पानी कम करने के लिए मैंने आपको एक्वाजेल रिकमेंड किया। आप पोटाश के साथ या फिर किसी भी फर्टिलाइजर के साथ उसको डाल सकते हो। और दूसरी जो आपने प्रॉब्लम बताई कि दाना खराब होना, दानों पे फंगस की बीमारी आती है, उसके लिए आप वहाँ पे प्रोटेक्ट, गोल्ड और 82 इन तीनों को मिला के आप वहाँ पे छिड़काव कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। सब मेरे ख्याल से हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हुए हैं एंड टाइम 8:30 भी हुआ है, तो आज का सेशन हम ओवर करते हैं। हम मोस्ट प्रोबेबली आपसे बात करके नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी डिसाइड करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल नेक्स्ट वीक फर्स्ट डे में हम इसको प्लान करते हैं। बिल्कुल धान बिल्कुल के बाद अब हम मटर ले सकते हैं, अब हम सोयाबीन। सोयाबीन ले सकते यस यस हैं, गन्ना भी बहुतायत में होता है, ऐसा गन्ना भी ले सकते हैं। गन्ने की फसल के ऊपर भी हम कर सकते हैं। जी, तो ओके। यस, थैंक यू यस, हमारे बीच में एक और जबरदस्त लीडर हैं सर, वीरेंद्र पटेल सर, मैं उनको भी इनवाइट करूंगा। वीरेंद्र सर, आज सूरज सर को कैसे थैंक्स करें अपन इस सेशन के लिए? वीरेंद्र सर की आवाज नहीं आ पा रही है हम तक, बट अगेन थैंक यू सूरज सर, एंड हम बहुत जल्दी राकेश सर, यू वांट टू से समथिंग? राकेश सर ने हैंड रेज किया है। सर गुड मॉर्निंग। सूरज सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है? मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी, मैं बहुत देर से हैंड रेस कर रखा था और मीटिंग होने वाली थी, मुझे लगा नंबर नहीं आएगा आज। नहीं बोलिए ना। सर मैं ये पूछना चाहता था कि बहुत सारे हमारे फार्मर हैं जो पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक खेती की ओर रुझान रख रहे हैं। जैसे कोई अगर 50 एकड़ कर रहा है या 100 एकड़, तो कम से कम 10-20 एकड़ में 100% ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। तो ये बार बार सवाल आता है जिसका थोड़ा सा जवाब हम देने में हम भी थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि सर 100% वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट से कैसे ऑर्गेनिक खेती कराएं किसानों को? अगर आपको सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को अगर आपको यूज करना है, ठीक है, तो एक तो आपको धीरे धीरे करके केमिकल फर्टिलाइजर को कम करना होगा, राइट? मतलब शुरुआत के में 25 से 30%, दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 90%। तो कंटिन्यूअसली जब आप 3 साल में धीरे धीरे करके उस केमिकल फर्टिलाइजर को आप कम करते हो, तो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद एक मिनिमम मिट्टी को अच्छे तरीके से ट्रीट होने के लिए या फिर उसमें जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने के लिए मिनिमम एक 4 से 5 साल तक का समय लगता है। 5 साल के बाद आप सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करते हो तो भी चलेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको शुरुआत से वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। जी। अब सर इसमें हमारे कुछ फार्मर्स हैं जो 100% ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं कुछ एरिया में। हाँ। लेकिन एक चैलेंज आ रहा सर कि इसके बावजूद भी बीच में जब कहीं इंसेक्टिसाइड और इसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि कीड़े लग जाते हैं, तो फिर कीटनाशक का सवाल आता है, जो कि अपने पास वहां पर कोई जवाब नहीं है, उनको बाहर ही मार्केट में जाना पड़ता है। तो जब ये बात आती है तो बोले फिर हमारा 100% ऑर्गेनिक खेती कहाँ हुई सर, यदि हमको कीटनाशक ही डालना पड़ा? देखो, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपको कीटनाशक का यूज नहीं करना है या फिर उसको अगर आपको कम करना है ना, तो शुरुआत में जब हम खेत की जुताई करते हैं, तो खेत की जुताई करते वक्त आपको गहरी जुताई करनी है। तो इससे होता क्या है कि जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो उनका अंडे वगैरह होते हैं, वो मिट्टी में मौजूद होते हैं, राइट? सुप्त अवस्था में वो मिट्टी में होते हैं। तो जब आप गहरी जुताई करोगे, गहरी जुताई करने के बाद वो ऊपरी सतह पर आते हैं, टॉप सरफेस पे। और नेचुरली मई के महीने में धूप इतनी ज्यादा होती है, मिट्टी इतनी गर्म होती है,
वो वहीं पे कंट्रोल करते हैं। जी बिल्कुल। अक्सर धान की फसल में एक प्रॉब्लम होता है जिसको सफेद कीड़ा बोला जाता है, जो जड़ों में लगता है। जड़ों में लगता है जी। जड़ों में लगता है, उसको जी। अगर आपको कंट्रोल करना है ना, तो एक तो शुरुआत में आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कि उसको क्या होता है कि जब खेत की मिट्टी एकदम कड़क होती है, सख्त होती है, तो जी। उसको वो ऊपर आने के चांसेस नहीं होते। बिल्कुल सही। और जब मान लो एक आध बार बारिश होती है, बारिश होने के कारण मिट्टी जो है वो पूरे तरीके से हल्की हो जाती है, जी सर। तो वो आसानी से ऊपर आ सकता है। तो बेटर ये है कि मतलब जी। हाँ, जी जी। गर्मियों के मौसम में अप्रैल और मई में आपको जितनी हो सके उतनी गहरी जुताई करनी है। तो ओके। जो अंडे वगैरह होते हैं ना, जी जी। वो तेज धूप में वो ऑटोमेटिकली वहां पे कंट्रोल हो जाते हैं। ओके। लेकिन हम ओवरऑल मतलब ऊपर की मिट्टी अपन पलट दें एक बार उसको पूरी ऊपर की तरह से। मिट्टी को पलटना है और गहरी जुताई करनी है। जितनी ज्यादा आप गहरी गहरी जुताई जुताई कर। करोगे, हाँ। जी। लेकिन होता क्या है कि अभी हम प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में हम खेतों में गैप नहीं देते, यानी हमने धान की बिल्कुल। फसल निकाली, उसके बाद हम तुरंत हम्म। वहां पे चने की फसल में लग जाते चने हैं, के डाल दी। सही है। गेहूं की गेहूं फसल में के बाद लग जाते मटर हैं। हो गया। मिट्टी ने 4 महीने तक पूरा उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो ली होती है, तो इतना बिल्कुल सही। काम करने के बाद उसको रेस्ट करने का तो टाइम वहां पे होना चाहिए। अगर आप उसको कंटिन्यूअसली वर्क करा रहे हो तो फिर उसके अंदर के जो उत्पादन शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती है। सर थैंक यू सर एंड सूरज सर, हम वेरी नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। एंड वीरेंद्र सर, मैं आपकी मदद चाहूंगा आज सेशन बस को मैं क्लोज सर करने को में। थैंक यू बोलना चाहूंगा, बड़े डाउन टू अर्थ हैं सूरज सर, और हमें इसका बहुत मिसयूज भी नहीं करना है। सर ने बहुत काफी समय दिया है, और सर नेक्स्ट बार हमें सर को डराना नहीं है। बहुत लिमिटेड सेशन होगा सर, और हम लोग 1-1.25 घंटे में आपको फ्री कर देंगे, वादा करते हैं। लेकिन हम लोगों को कंटिन्यू ऐसे ही समय देते रहें। आपने बहुत बढ़िया आंसर सेशन रखा, ये बहुत जरूरी होता है। सारा कुछ समझने के बावजूद हम लोग किसान को डील नहीं कर पाते, लेकिन जिस तरीके से आपने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, मतलब अल्टीमेट, आपने बहुत बढ़िया वैल्यूएबल टाइम दिया है। सो यही हम लोग क्लोजिंग करते हैं। मैं लास्ट में बस 2 लाइन के साथ थैंक्स बोल के जयदेव जी से बोलूंगा कि यहाँ क्लोजिंग करें। थैंक यू वेरी मच सूरज सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मुझे 2 घंटे में बिताओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट ग्रेट सर, ये आपकी ग्रेटनेस है। यस। सो बाय बाय एंड थैंक यू अनूप सो सर, मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सेशन को क्लोज कर दीजिए। Once again, thank you so much. Wish you well and good morning. थैंक यू।